हम रिजिड बॉडी रोटेशन तथा जिस प्रकार हमने एक डिस्क बल को पार किया है उस पर समस्याओं को हल कर रहे हैं। हमने स्थिर एक्सिस रोटेशन तथा फिर किसी प्रकार के सिमेट्री एक्सिस के परित रोटेशन को समझा और अंत में हमने तीन विमाओं में रोटेशन के बारे में बात की है जहां ओमेगा के सभी तीन घटक हैं और रोटेशन अक्ष इस लेक्चर में अनिवार्य रूप से मुख्य अक्ष नहीं है जो कि अंतिम लेक्चर या अंतिम समस्या हल करने का सत्र है। अब रिजिड बॉडी रोटेशन के लिए अब हम यूलर इक्वेशन लागू करेंगे जो कि पहले के लेक्चर में हमने रिजिड बॉडी की समस्याओं को हल करने के लिए कहा था। आप देखेंगे कि यह थोड़ा और सूक्ष्म है लेकिन आपको इसे सीखना होगा। तो पहली समस्या जिसे मैं लेता हूं वह ए और बी साइड्स का आयत अपने विकर्णों पर रोटेट कर रहा है। तो मैं जिस बारे में बात कर रहा हूं वह यहाँ ए और बी के अलावा एक आयत है और यह लगभग एक के चारों ओर रोटेट कर रहा है इस प्रकार। और कोणीय स्पीड ओमेगा है। इसे इस तरह रोटेट करने के लिए आवश्यक टॉर्क ज्ञात कीजिए। ठीक है। अब यह एक विकर्ण के परित घूर्णन कर रहा है इसलिए यह एक मुख्य एक्सिस के परित घूर्णन नहीं कर रहा है। इसलिए यदि मैं एल की गणना करना चाहता हूं तो एंगुलर मोमेंटम इसका घटक L1 मुख्य एक्सिस L2 मुख्य एक्सिस के साथ मुख्य एक्सिस के अनुदिश है 2 प्लस और 3 मुख्य एक्सिस के साथ 3। चलो उन मुख्य एक्सिस बनाने दो। मुझे इस पोजीशन पर एक होना चाहिए। एक्सिस लंबे साइड के समांतर है। आइए हम यह ले कि 2 1 क्रॉस 2 3 इस पोजीशन में आ रहे हैं। अब L1 होगा I1 ओमेगा 1। अब अगर मैं इस कोण को यहां ले लूं एक्सिस 2 के साथ विकर्ण के थीटा करने के लिए है तो यह I1 के बराबर होने जा रहा है जो एक m के बी स्क्वायर ओवर 12 है जो I1 टाइम्स ओमेगा 1 के साथ घटक है जो 1 के अलॉन्ग थीटा का ओमेगा साइन होगा। इसी प्रकार L2 I होने जा रहा है वो ओमेगा 2 होने जा रहा है जो m के वर्ग के बराबर होगा 12 ओमेगा कोसाइन का थीटा से अधिक है। तो हम भी तरह से लिखने के लिए आगे हैं। मैंने पहले ही इस ओमेगा 1 है ओमेगा थीटा के साइन की गणना की है। ओमेगा 2 थीटा की ओमेगा कोसाइन है और ओमेगा 3 जो ओमेगा और एक्सिस 3 का घटक है। कोई भी ऐसा नहीं है जहां आयत ओमेगा 3 हमेशा शून्य होने जा रहा है। यह आपको बताता है कि ओमेगा 1 डॉट शून्य है। इससे आपको पता चलता है कि ओमेगा 2 डॉट शून्य और इससे आपको ओमेगा 3 में किसी भी तरह का संकेत मिलता है क्योंकि शून्य ओमेगा 3 शून्य रहता है। अब हम इसके लिए यूलर इक्वेशन का उपयोग करें तो यूलर इक्वेशन से पता चलता है कि टाउ 1 होने जा रहा है I1 ओमेगा 1 डॉट प्लस ओमेगा 2 ओमेगा 3 I3 माइनस I2। और हमने पहले ही देखा है कि ओमेगा 3 शून्य है ओमेगा 1 डॉट शून्य है और इसलिए टाउ 1 शून्य है। टाउ 2 अर्थात 2 की दिशा में आवश्यक टॉर्क होगा I2
ओमेगा 2 डॉट प्लस ओमेगा 3 ओमेगा 1 आई 1 माइनस आई 2। और हम फिर से देखते हैं कि ओमेगा 2 डॉट शून्य है, ओमेगा 3 शून्य है, और इसलिए टाउ 2 भी शून्य है। एकमात्र घटक जो शून्य नहीं है वह है टाउ 3, जो है आई 3 ओमेगा 3 डॉट प्लस ओमेगा 1 ओमेगा 2 आई 2 माइनस आई 1 ओमेगा 3 डॉट जो है शून्य। तो एकमात्र शब्द है कि दूसरे कार्यकाल का योगदान करता है, और यह है ओमेगा साइन थीटा टाइम्स ओमेगा कोसाइन ऑफ थीटा आई 2 है एम स्क्वायर ओवर 12 माइनस एम बी स्क्वायर ओवर 12। तो यह होने जा रहा है ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा कोसाइन ऑफ थीटा एम ओवर 12 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चूंकि हमने ए को बी से छोटा माना है, हमें मिलता है टाउ 3, जो बराबर है एम ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा कोसाइन ऑफ थीटा ओवर 12 के बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस साइन होगा, जिसका अर्थ है कि यह नेगेटिव 3 एक्सिस में है। तो चलिए इसे फिर से बनाते हैं और परिणाम की व्याख्या करते हैं। यह आयत है जो इस तरह रोटेट कर रहा है, यह ओमेगा का दिशा है। यह एक्सिस 1 है, यह एक्सिस 2 है, और यह 3 है। 3 बाहर आ रहा है, तो टाउ 3 वास्तव में जा रहा है। तो टाउ 3 है माइनस एम ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा कोसाइन थीटा ओवर 12 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और यह अंदर जा रहा है। अगर यह जा रहा है तो मुझे इस आयत को घुमाने के लिए क्या करना चाहिए? तो यहाँ बलों को लागू करके एक टॉर्क बनाएं। इसलिए मैं इस तरफ एक बल और इस दिशा को लागू करूंगा, और इस दिशा पर एक बल इस तरफ बराबर बल देगा, ताकि सिस्टम पर कोई शुद्ध बल न हो जहां द्रव्यमान का केंद्र रहता है, लेकिन यह मुझे एक टॉर्क देता है। यदि दूरी डी पर बलों को लागू किया जाता है, तब बल की मात्रा डी पर टाउ 3 के बराबर होगी, तथा इस की सरलता से गणना कर सकती है। आइए देखें कि यह परिणाम भी के संगत है। जो भी हम पहले की समस्या को हल कर रहे हैं, कि जो भी हम कर रहे हैं वह है हम ले रहे थे आई 1 ओमेगा 1 आई 2 ओमेगा 2 और क्षैतिज घटक की सही गणना करना। तो एल क्षैतिज उस मामले में आई 1 होगा ओमेगा 1। इस कोण यहाँ थीटा थीटा की कोज या शून्य से आई 2 बाहर हो रहा है ओमेगा 2 थीटा, जो हम बी स्क्वायर में से एक वर्ग रुपए से अधिक के मुकाबले एम बी स्क्वायर बनने वाला होगा 12 ओमेगा साइन थीटा कोसाइन का थीटा। यह इस दिशा में एलएच है, और जैसे आयत रोटेट करता है और अंदर जाएगा, तो डेल्टा एल होने वाला है एलएच टाइम्स ओमेगा, जो है एम बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर 12 ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा कोसाइन थीटा डेल्टा एल ओवर डेल्टा टी, जो होने जा रहा है पृष्ठ, और यह टाउ 3 के बराबर है। तो आप देखते हैं कि हमें यूलर इक्वेशन के साथ एक ही उत्तर मिला है, और परंपरागत रूप से हम एल के एलएच क्षैतिज घटक को लेकर कर रहे हैं, और फिर इस परिवर्तन की गणना करने से आपको एक ही उत्तर मिलता है। यह आपको यूलर इक्वेशन को लागू करने का अभ्यास भी देता है। दूसरी समस्या भी इसके समान है, जिसमें मैंने एक डिस्क लिया है जो रोटेट कर रहा है, और एक्सिस को यहाँ दिखाया गया है इस सीधी रेखा द्वारा। साथ में ओमेगा है, ऊपर की ओर इंगित कर रहा है। यह ओमेगा वेक्टर है
यह डिस्क सिमेट्री एक्सिस पर रोटेट नहीं कर रहा है लेकिन झुकी हुई है ताकि इसका लंबवत ऊर्ध्वाधर के साथ एक कोण थीटा बना रहा हो। हम एक्सिस को डिस्क की तरह रोटेट करते रहने के लिए आवश्यक टॉर्क ज्ञात करना चाहते हैं जैसे कि यह रोटेट कर रहा है, इसलिए समस्या एक डिस्क है जो रोटेट कर रही है अपने वर्टिकल एक्सिस पर कोणीय वेलोसिटी ओमेगा के साथ डिस्क का एक्सिस एक कोण थीटा बनाता है। रोटेशन के एक्सिस के साथ थीटा बनाता है। तो सवाल यह है कि यूलर इक्वेशन का उपयोग करके डिस्क को इस तरह रोटेट होते रहने के लिए आवश्यक टॉर्क का पता लगाएं। इसलिए यूलर इक्वेशन को लागू करने के लिए हल पहले सिद्धांत एक्सिस को पहचानने की आवश्यकता है। इसलिए मैं एक्सिस 1 के साथ ले जा रहा हूं एक व्यास का एक्सिस 2 डिस्क के लंबवत तथा इसलिए एक्सिस 3 इस पोजीशन में पृष्ठ के से बाहर आने जा रहा है। चूंकि डिस्क रोटेट करती है यह एक्सिस भी रोटेट कर रही है लेकिन जो कुछ एक रहता है वह है यह ओमेगा 1 जो एक्सिस 1 के साथ ओमेगा का घटक है जो ओमेगा साइन ऑफ थीटा और यह मुझे देता है ओमेगा 1 डॉट जो बराबर है 0 के। ओमेगा 2 बराबर है ओमेगा कोसाइन ऑफ थीटा के और यह देता है ओमेगा 2 डॉट जो 0 के बराबर है। ओमेगा 3 सदैव 0 रहता है और इसका अर्थ है ओमेगा 3 बिंदु भी 0 है। इसी प्रकार आई एक व्यास के लगभग एक जड़त्व आघूर्ण है और यह m r स्क्वायर होगा 4 तक आई 2 के बारे में जड़त्व आघूर्ण है और यह अतिवर्ग 2 द्वारा होता है और आई 3 एक व्यास के लगभग जड़त्व आघूर्ण है और यह m r से है 4। अब हम यूलर समीकरण लागू करते हैं। यूलर समीकरणों से पता चलता है कि राव 1 आई 1 के बराबर होने जा रहा है ओमेगा 1 डॉट प्लस ओमेगा 2 ओमेगा 3 आई 3 माइनस आई 1। अब ओमेगा 1 बिंदु 0 ओमेगा 3 0 है और इसलिए यह पूरी बात 0 टाउ 2 है। इसी प्रकार आई 2 ओमेगा 2 डॉट प्लस ओमेगा 3 ओमेगा 1 1 आई 3 और फिर से 2 ओमेगा डॉट 0 यह 3 पूरी चीज 0 है और इसलिए यह पूरी चीज 0 है। टाउ 3 आई 3 ओमेगा 3 डॉट यह 0 प्लस ओमेगा 1 ओमेगा 2 2 भी है माइनस आई 1 और यह मुझे ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा एम आर स्क्वायर 2 एम आर स्क्वायर द्वारा 4 एम आर स्क्वायर एम आर से देता है और इसलिए इसका उत्तर होता है ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा कोसाइन थीटा एम आर स्क्वायर बाय 4 है। तो फिर से अगर मैं इस की व्याख्या यह डिस्क इस पोजीशन पर था एक्सिस 3 बाहर आ रहा है और टॉर्क इस दिशा में होना चाहिए जिसमें एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन को 4 की राशि से है। यदि मुझे इस दिशा में टॉर्क की आवश्यकता है तो क्या मैं ऐसा करने की आवश्यकता है इस तरह बल लागू करना है और इस तरह से बल
अगर मैं दूरी पर सममित रूप से बलों को लागू करता हूं, या यहां तक कि एक असममित भी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि समान बल द्रव्यमान के केंद्र की कोई गति नहीं देंगे, लेकिन इस तरह एक टॉर्क देने के लिए उनकी मात्रा बराबर होनी चाहिए। एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा ओवर 4d है। और यह तीसरी समस्या का उत्तर है। मैं सबसे पहले आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं। यह मध्य प्रदेश में ओरछा नामक स्थान पर ली गई एक मिल की तस्वीर है। और यह क्या करती है, इसका उपयोग मिश्रण बनाने के लिए सामग्री को मिलाने और दबाने के लिए किया जाता है, जिसका उपयोग वहां के महल की मरम्मत के लिए किया जाता है। मिश्रण में मिट्टी होती है और मैं कुछ दाल और सीमेंट और उन जैसी चीजों को जानता हूं, लेकिन मैं यह तस्वीर क्यों दिखा रहा हूं? क्योंकि यह चक्की घूमती है। यह आपको दिखाएगा कि यह मिश्रण को बल से दबाता है जो अपने वजन से बड़ा है। इसलिए यह एक बहुत ही प्रभावी उपकरण बन जाता है जो इस मिश्रण को पीसने और पीसने के लिए का कार्य करता है और यह को हल करना चाहता है। इसलिए इस समस्या को हम इस प्रकार तैयार कर सकते हैं। त्रिज्या r तथा द्रव्यमान वाले पहिया r और द्रव्यमान को लें ताकि चर का त्रिज्या r और द्रव्यमान m का m ले। इसका एक्सल लंबाई l का है, इसलिए हम इस लंबाई l और एक सिरे पर अक्षित है, एक सिरे पर अक्षित बल ज्ञात करें जिस पर पहिया प्रेस यदि गति से खींचा जाता है तो खींचा जाता है। तो हम जो कह रहे हैं वह दी गई पोजीशन में है, पहिया पृष्ठ में जा रहा है या पृष्ठ से बाहर आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लीजिए कि गति v के साथ पृष्ठ में जा रहे हैं, तो हम दावा कर रहे हैं कि यह यहाँ थोड़ा सा दबा रहा है अपने स्वयं के वजन से थोड़ा अधिक बल। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर यह अंदर जा रहा है तो वजन घूम रहा है, ऊपरी भाग इस हिस्से में जा रहा है, बोर्ड में जा रहा है, और यह बोर्ड से बाहर नहीं आ रहा है स्क्रीन। और इसलिए इसमें क्षैतिज कोणीय मोमेंटम LH है, क्योंकि पहिया घूमता है। LH पृष्ठ से बाहर आने वाला है और इसलिए एक आवश्यक टॉर्क है जो पृष्ठ से बाहर आ रहा है। और इस टॉर्क को प्राप्त करने के लिए मुझे एक बल की आवश्यकता है, जो है क्योंकि यह LH भी रोटेट करता है जैसे कि पहिया रोटेट करता है और में से पर्दे के तल, और अतः एक टॉर्क पर्दे के तल से बाहर निकलता है। और इसके लिए यहाँ एक बल की आवश्यकता होती है जिसे मैं N कहता हूँ, और यह mg से बड़ा होने के लिए आता है। जैसा कि समस्या में देखेंगे तो समाधान में पहले मैं इसे LH की गणना करके और फिर यूलर इक्वेशन के माध्यम से L क्षैतिज एक अर्ध mr स्क्वायर के बराबर है, जो कि I टाइम्स ओमेगा अर्थात पहिया की स्पीड है, जो कि एक आधे mr स्क्वायर के अलावा नहीं है, v ओवर r, जो होने जा रहा है एक अर्ध m rv है।
संपूर्ण वस्तु इस ऊर्ध्वाधर एक्सिस के परित रोटेशन कर रही है कुछ ओमेगा से। यह ओमेगा ऊर्ध्वाधर कुछ नहीं है बल्कि पहिए का केंद्र की स्पीड एल द्वारा विभाजित है, तो यह एल से अधिक वी हो जा रहा है और इसलिए डीएलएच बाय dt होने जा रहा है ओमेगा टाइम्स एल एच, जो कुछ नहीं बल्कि वी ओवर एल टाइम्स एक अर्ध एम आर वी, जो है एम आर वी स्क्वायर ओवर एल। इसलिए यह पहिया रोटेट करती है यदि बल एन है और इसकी अपनी वजन mg है, तो इसे बाहर आने के लिए टॉर्क की आवश्यकता है और उसके लिए मुझे n बड़ा चाहिए mg n माइनस mg टाइम्स l। यदि मैं इस टॉर्क को इस पॉइंट O से लेता हूं, जो एक स्थिर पॉइंट है, इसे डेल्टा एल एच बाय डेल्टा टी के बराबर होना चाहिए, जो कुछ नहीं बल्कि बराबर है आर वी स्क्वायर ओवर 2L के। इसका मतलब है कि n बराबर होगा आर वी स्क्वायर ओवर एल स्क्वायर प्लस mg के। मुझे यहाँ कैपिटल M का उपयोग करना चाहिए था। क्या यह भी समान है? क्या भूमि की सामान्य प्रतिक्रिया बड़ी है? यदि भूमि की सामान्य प्रतिक्रिया अधिक हो, अर्थात पहिए को भी उस अधिक बल से दबा देना चाहिए, इसलिए पहिए को दबाए रखते हैं और तक धरातल को दबाते हैं और बराबर है mg प्लस mr वी स्क्वायर ओवर 2L स्क्वायर से, जिसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं mg प्लस mr ओवर 2 ओमेगा स्क्वायर। तो यह ग्राइंड करने में मदद करता है। अब परिणाम क्या होने वाला है अगर मुझे यह सब असेंबली लेना होता? यह ऊर्ध्वाधर दिशा में नहीं बढ़ रहा है, यह तो अगर मैं इस पूरी असेंबली n को लेता हूं, यह है एक बल है जो n है, जो बराबर है mg प्लस कुछ अतिरिक्त टर्म, और यहाँ नीचे वजन mg है, ताकि इसे संतुलन में रखने के लिए, ताकि यह ऊर्ध्वाधर दिशा में नहीं खिसकता है। यहाँ पाइवोट एक बल n माइनस mg से इस बिंदु पर लगाया जाना चाहिए और इसलिए न्यूटन के नियम से पाइवोट को इस बल n माइनस mg खींच लिया जा रहा है, तो समय के साथ बाहर आने की प्रवृत्ति होगी। तो यह अब दिशा में है। मैं इस पूरी समस्या को यूलर इक्वेशन के दृष्टिकोण से हल करना चाहता हूं। पहले हमें की पहचान करनी होगी। सिद्धांत एक्सिस उन्हें रोटेट करते हुए देखें, इसलिए हम पहिए को फिर से खींच लेंगे। यह पहिया ऐसा था जिसका ऊपरी भाग अंदर जा रहा है और निचला भाग बाहर आ रहा है। अब मुझे मुख्य एक्सिस को परिचय देता हूं। मुझे इस एक्सिस को बाहर आने दें एक के रूप में और पहिए की इस पोजीशन पर कहते हैं जब यह स्क्रीन में प्रवेश करने के लिए मात्र है। मान लीजिए यह एक्सिस 2 है, व्यास के साथ है, और इस एक्सिस को इसलिए एक पर्दे के तल से बाहर आने पर 3 हो जाता है। इसलिए ये मेरा मुख्य एक्सिस के रूप में है। जैसे पहिया रोटेट करता है, एक्सिस भी रोटेट करने जा रहा है। मुझे इस पूरी चीज को इस ओर से देखने दें और इस पहिए को यहां बनाए। तो आप देखते हैं कि एक्सिस 1 बाहर आ रहा है, एक्सिस 2 ऊपर है और एक्सिस 3 आपके बाएं ओर जा रहा है। 3 और 2 इस समय पर जैसे ही पहिए रोटेट करते हैं, जैसे ही पहिए अंदर जाते हैं, आप देखेंगे कि एक्सिस 3 और एक्सिस 2 इस तरह घूमती हैं। इसलिए यदि मैं इसे समय t के बाद बनाता हूं,
समय t के बाद मैं क्या देखने जा रहा हूं, यह है कि मूल एक्सिस 3 इस तरह था, मूल एक्सिस 2 इस तरह था, और अब एक्सिस 2 यहां आया है, एक्सिस 3 यहां गया है, और एक्सिस 1 अभी निकल रहा है, और पहिए ने थोड़ा घुमाया है। यह ओमेगा ऊर्ध्वाधर जो v ओवर एल है, मूल एक्सिस की ओर और ओमेगा की ओर इंगित है, जिसके साथ पहिया क्षैतिज अक्ष के परित घूर्णन कर रहा है, एक्सिस 1 से दूर है, जो कि ऊपरी बाएं वक्र में दर्शाएगा, क्योंकि यह ओमेगा है। अतः हम इन राशियों को लिखते हैं ओमेगा 1 आर के ऊपर से v के बराबर है, क्योंकि यह के विपरीत दिशा में इंगित है, x1 और ओमेगा 1 डॉट, इसलिए 0 ओमेगा 2 अब समय पर निर्भर होने जा रहा है, और चूंकि मैं यहां कोण दिखा रहा हूं, यह ओमेगा है t और यह ओमेगा t है। ओमेगा 2 होने जा रहा है बराबर कैपिटल ओमेगा कोसाइन ऑफ ओमेगा t और ओमेगा 2 डॉट के, इसलिए यह बराबर है माइनस कैपिटल ओमेगा टाइम्स ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा t। इसी प्रकार ओमेगा 3 होने जा रहा है ओमेगा कैपिटल ओमेगा साइन ऑफ स्मॉल ओमेगा t, और ओमेगा 3 डॉट होने जा रहा है कैपिटल ओमेगा स्मॉल ओमेगा कोसाइन ऑफ ओमेगा t। मुझे अगले पृष्ठ पर जाने दें और इस तस्वीर को फिर से बनाने दें। यहाँ यह पहिया है, यहाँ पर यह ओरिजिनल है 3 और 2 इसके साथ, और कैपिटल ओमेगा है यह दिशा। यह मेरा एक्सिस 2 है, यह मेरा एक्सिस 3 है। इस कोण के साथ यहाँ ओमेगा होने के लिए ओमेगा t और एक्सिस 1 बाहर आ रहा है। ओमेगा 1 हम पहले ही कह चुके हैं कि माइनस v ओवर आर। ओमेगा 2 कैपिटल ओमेगा कोसाइन ऑफ ओमेगा t और ओमेगा 3 है, जैसे ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा t है। I1 I2 और I3 का क्या? I1 एक अर्ध mr स्क्वायर है, I2 व्यास के बारे में है, तो यह होने वाला है एक आधा एक अर्ध mr स्क्वायर का, क्योंकि सब सम्मित है, यह mr स्क्वायर बाय 4 है, और I3 भी mr स्क्वायर बाय 4 है। अब मुझे पता है कि राव एक यूलर इक्वेशन से होने जा रहे हैं I ओमेगा 1 डॉट प्लस ओमेगा 2 ओमेगा 3 I3 माइनस I2। I3 और I2 बराबर हैं, और इसलिए यह टर्म 0 ओमेगा 1 डॉट 0 है, इसलिए ओमेगा 1 टाउ 1 0 होने जा रहा है। टाउ 2 के बारे में क्या? टाउ 2 होगा I2 ओमेगा 2 डॉट प्लस ओमेगा 3 ओमेगा 1 I1 माइनस I2, और यह I2 है mr वर्ग 4 गुना ओमेगा 2 डॉट, जो है माइनस कैपिटल ओमेगा ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा t प्लस ओमेगा 3 ओमेगा 1, जो होने वाला है माइनस v ओवर r। ओमेगा 3 है कैपिटल ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा t, और I1 माइनस I2 mr स्क्वायर बाय 4 है, चूंकि v ओवर r ओमेगा है। हमें यह मिलता है इसके बराबर माइनस r स्क्वायर बाय 2 कैपिटल ओमेगा ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा t। यह मेरी टाउ 2 है, तो टॉर्क इस दिशा में है। मैं इसे फिर से बना दूंगा, अगली स्क्रीन बराबर है टॉर्क के, इसकी दिशा 2 के विपरीत दिशा में है, और यह बराबर है r स्क्वायर बाय 2 के।
कैपिटल ओमेगा ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी। टॉय 3 के बारे में क्या? मुझे यह तस्वीर फिर से बनाने दें। मेरे पास असली है 2 और 3, यह मेरा एक्सिस 2 है, यह मेरा एक्सिस 3 है, यह है ओमेगा टी। और हमने पहले ही की गणना की है कि ताव 2 इस दिशा में है और इसका मैग्नीट्यूड है एम आर स्क्वायर 2 कैपिटल ओमेगा ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी। अब टाउ 3 है आई 3 ओमेगा 3 डॉट प्लस ओमेगा 1 ओमेगा 2 टाइम्स आई 2 माइनस आई 1, और यह आई 3 के बराबर है, जो फिर से एम आर स्क्वायर बाय 4 है। और ओमेगा 3 कुछ नहीं है बल्कि ओमेगा ओमेगा कोसाइन ऑफ ओमेगा टी प्लस ओमेगा 1 जो कि माइनस वी ओवर आर ओमेगा 2 है, जो कैपिटल ओमेगा कोसाइन ऑफ ओमेगा टी, और आई 2 माइनस आई 1 जो माइनस एम आर स्क्वायर बाय 4 है, जिसके साथ वी ओवर आर बराबर है ओमेगा के। हमें यह फिर से बराबर मिलता है एम आर स्क्वायर ओवर 2 कैपिटल ओमेगा ओमेगा कोसाइन ऑफ ओमेगा टी। तो हमारे पास अब है 3 की ओर मेरे पास है एम आर स्क्वायर ओवर 2 कैपिटल ओमेगा ओमेगा कोसाइन ऑफ ओमेगा टी। तो कुल टॉर्क होगा इन दो का एक संयोजन, और यह बहुत आसान है गणना करने के लिए। यदि आप घटक वर्टिकल दिशा में लेते हैं, मैं इन घटकों को लेता हूं जो वो रद्द करना चाहते हैं, क्योंकि भाव 2 वर्टिकल घटक बराबर होने जा रहा है एम आर स्क्वायर ओवर 2 कैपिटल ओमेगा ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी, और यह कोण यहाँ पुनः ओमेगा टी कोसाइन ऑफ ओमेगा टी है। और टाउ 3 जो ऊपर की दिशा की ओर जाने वाला है वह होगा एम आर स्क्वायर ओवर 2 कैपिटल ओमेगा ओमेगा कोसाइन ऑफ ओमेगा टी टाइम्स साइन ऑफ ओमेगा टी। और इसलिए ये दो टर्म कैंसल हो जाते हैं। आपके पास जो बचा है वह क्षैतिज टॉर्क है, जो दिखाएगा अपने बैंगनी रंग से इन दो का कुल होने जा रहा है इस दिशा में मूल 3 दिशा, और इसका मैग्नीट्यूड होगा एम आर स्क्वायर। तो टाउ होने जा रहा है एम आर स्क्वायर ओवर 2 कैपिटल ओमेगा ओमेगा कोसाइन ऑफ ओमेगा टी टाइम्स कोसाइन ऑफ ओमेगा टी प्लस एम आर स्क्वायर ओवर 2 कैपिटल ओमेगा ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी टाइम्स साइन ऑफ ओमेगा टी, जो कुछ नहीं है लेकिन एम आर स्क्वायर ओवर 2 के बराबर है कैपिटल ओमेगा ओमेगा कोसाइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी 1 है। अगर मैं फिर से आर ओमेगा को वी मानता हूं तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं एम आर वी कैपिटल ओमेगा ओवर 2 कैपिटल ओमेगा है वी ओवर एल। तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं एम आर वी स्क्वायर ओवर 2 एल, जो पहले प्राप्त उत्तर के समान है। अब मैं इसे वापस यहाँ इस पहिए में इस स्थिति में अनुवाद करता हूँ। इस पोजीशन में यह 3 एक्सिस 1 वो 3 था, और हमने देखा कि बल आघूर्ण इस दिशा में है कि जब भी मैं हूं तो यह पर्दे से बाहर निकल जाएगा इस गणना के साथ, और इसका मान टाउ है, जो बराबर है एम आर वी स्क्वायर ओवर 2 एल के, जैसा कि हम पहले प्राप्त कर चुके हैं। तो मेरे पास टॉर्क बाहर आ रहा, और बल को फिर से गणना करने के लिए मैं फिर से इनका मान लूंगा, और एम जी नीचे जा रहा है। शेष गणना वैसा ही है जैसा कि मैंने पहले किया था। हमें सही ताऊ सही टॉर्क मिल चुका है, और उसमें से सब कुछ इस प्रकार है। मैंने यह समस्या क्यों की? आपको यह दिखाने के लिए है कि जब आप यूलर इक्वेशन लागू करते हैं तो आपको सावधान रहना होगा, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि प्रिंसिपल एक्सिस भी रोटेट कर रहे हैं, और इसलिए ओमेगा बन जाता है कोणीय वेलोसिटी का घटक।
समय पर निर्भर हो जाता है। अब मैं एक और समस्या को हल करता हूँ। चौथी समस्या जो जायरोस्कोप या के पूर्व अलगाव के बारे में है, जहां मैंने दिखाया कि यदि मैं साइकिल व्हील को एक एक्सिस पर लूं जो रोटेट कर रहा है और इसे स्टैंड पर रख दे, तो यह आगे बढ़ने लगता है। और हम यह वेलोसिटी का परिकलन करना चाहते हैं जिस प्रकार हमने पहले किया था। हमने कहा था कि चलो इस तरह जा रहा है ताकि स्पिन ओमेगा आधार की ओर में आ रहा है, तब इसका एक एंगुलर मोमेंटम एल होता है इस तरह। और क्योंकि वहां एक वजन नीचे खींच रहा है mg, अगर मैं इस पॉइंट पर बैठ जाता हूं, यह mg एक टॉर्क प्रदान करता है। यह किस प्रकार का टॉर्क प्रदान करता है? यदि आप रिगथांद नियम का उपयोग करते हैं तो यह टॉर्क प्रदान करता है जो अंदर जा रहा है, और इसलिए एल स्वयं उस दिशा में गति करने लगती है। एल का शीर्ष पृष्ठ में जाना शुरू हो जाएगा और इसके कारण पहिए को रोटेट होना होगा, अन्यथा एल परिवर्तित नहीं होगा। ठीक है, सो पहिया वेलोसिटी ओमेगा के साथ आने लगेगा। तो आइए इस बात की गणना करें कि मैंने इस प्रदर्शन को प्रदर्शित करते हुए यह किया था। मैं इस यूलर इक्वेशन का उपयोग करके हल करना चाहता हूं, और जैसा कि हमने पहले की समस्या में किया था, मैं सबसे पहले पहचानता हूं सिद्धांत अक्ष को। तो यहां यह है, यह पहिया है। तो हम एक इस तरह से जाने के लिए बनाते हैं, दो व्यास के अलोन, और इसलिए तीन भी पृष्ठ से बाहर आने वाले व्यास के साथ आता है। इस स्थिति में, और यदि मैं इस ओर से इसे देखता हूं, तो मैं इस ओर से फिर से देखता हूं, क्या मैं यह पहिया देखने जा रहा हूं जहां एक बाहर आ रहा है? वो मूल रूप से यह और तीन बाईं ओर जाने के समान है, क्योंकि पहिया है, क्योंकि यह उस चमकीले हरे के साथ प्रदर्शित किया गया है, यह के समान रोटेट कर रहा है। इसलिए कुछ समय बाद दो अक्ष यहां गति करेगा और तीन अक्ष यहां गति करेगा, एक कोण बनाकर ओमेगा जी, ओमेगा जी, इसकी तरह। और पहिया शुरू होता है आगे बढ़ना। आइए हम आगे बढ़ रहे वेलोसिटी को ओमेगा पी के रूप में लें। मैं जानता हूं कि मैंने पहले कहा था कि पहिया बाहर जा रहा है, लेकिन यदि मैं इस तरह इसे लूं तो ओमेगा पी नेगेटिव हो जाएगा। अब यदि आप ध्यान दें कि यह ओमेगा, यदि यह कोण थीटा पर है लंबवत ओमेगा पी से घटक एक के साथ है, जो ओमेगा अग्रगमन कोसाइन थीटा का, और इस समय इस मूल के साथ एक घटक के साथ ओमेगा पी साइन थीटा। तो मेरे पास, यहाँ मैं हरे रंग से दिखाऊंगा, मेरे पास है ओमेगा अग्रगमन ओमेगा पी साइन थीटा, और इसलिए मैं लिख सकता हूँ ओमेगा एक को ऐसे माइनस ओमेगा स्पिन ओमेगा वो को ऐसे ओमेगा पी साइन थीटा ओमेगा टी का कोसाइन, और ओमेगा तीन को ऐसे माइनस ओमेगा पी साइन थीटा ओमेगा टी का साइन। हमने ओमेगा एक, ओमेगा दो और ओमेगा तीन की पहचान की है। आई एक बराबर है आई शून्य के, जो हो सकता है एम आर स्क्वायर बाय दो या एम आर स्क्वायर। मैं बस इसे लिख रहा हूं आई शून्य और आई दो, जो बराबर है आई तीन, क्योंकि सममित पहिया और हम इस आई को कॉल, तो मेरे पास आई एक आई दो आई तीन है, ओमेगा एक ओमेगा दो ओमेगा तीन। इसलिए मैं इस चित्र बनाकर यह पुनः लिखूंगा, जब मूल दो और तीन जैसे वो
3 मूल 1 वो यह पहली बार आती है तो मैं इसे इसी तरह होता है और 3 इस कोण के साथ ओमेगा टी ओमेगा पी सिंह थीटा मूल 2 की दिशा के अनुदिश है और इसलिए मेरे पास ओमेगा 1 है जो है माइनस ओमेगा मुझे घटक प्लस ओमेगा पी साइन ऑफ थीटा को भी जोड़ना चाहिए। आइए देखें कि क्या यह उस दिशा में है। हाँ, ओमेगा पी कोसाइन थीटा वास्तव में पॉजिटिव 1 ओमेगा 2 दिशा में है जिसे हमने ऐसे लिखा है ओमेगा पी कोसाइन थीटा कोसाइन का ओमेगा टी और ओमेगा 3 जो बराबर है ओमेगा पी साइन थीटा ओमेगा टी का साइन के मैं आई शून्य आई 2 ले रहा हूं जो बराबर है आई 3 के जो बराबर है आई के। अब हम टॉर्क इक्वेशन लिखने वाले हैं राव 1 जो बराबर है आई 1 ओमेगा 1 डॉट प्लस ओमेगा 2 ओमेगा 3 आई 3 माइनस आई 2 और यह पूरी चीज शून्य होगी क्योंकि ओमेगा 1 1 डॉट शून्य है और आई 3 बराबर है आई 2 के तो यह है शून्य राव 2 बराबर है आई 2 ओमेगा 2 डॉट प्लस ओमेगा 3 ओमेगा 1 आई 1 माइनस आई 3 जो बराबर है आई 2 के आई है ओमेगा 2 डॉट होने जा रहा है माइनस ओमेगा पी ओमेगा साइन ऑफ थीटा साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस ओमेगा 3 जो है ओमेगा पी साइन थीटा टाइम्स ओमेगा 1 और क्योंकि ओमेगा पी बहुत छोटा है जैसा कि हमने प्रयोग में देखा है मैं इसे ऐसे लूंगा माइनस ओमेगा टाइम्स माइनस ओमेगा टाइम्स आई 1 माइनस आई 3 आई 1 है आई शून्य माइनस आई और टाउ 2 क्या है। आइए देखें कि यदि मैं पहले इस तस्वीर को देखता हूं जिसे मैंने बनाया था और इसे फिर से बनाता हूं यहां है mg और इस बिंदु का क्या टाउ 2 करंट के विपरीत दिशा की ओर इशारा कर रहा है। अभी जो भी टॉर्क इस दिशा में 3 की दिशा में संकेत कर रहा है यह टाउ है और कितना मैग्नीट्यूड है यह बराबर है m g l साइन थीटा के। देखें मैं टाउ 2 की गणना करना चाहता हूं टाउ 2 इस दिशा में होगा और यह होगा माइनस m g l साइन थीटा साइन ऑफ ओमेगा टी ओमेगा 3 के लिए यहाँ मेरे पास एक साइन ओमेगा टी भी है यहाँ जो मैं भूल गया था और जो यह बराबर होना चाहिए माइनस आई ओमेगा पी ओमेगा साइन थीटा साइन ओमेगा टी माइनस ओमेगा पी ओमेगा साइन थीटा आई माइनस आई शून्य या आई शून्य माइनस आई साइन ओमेगा टी। मुझे इसे फिर से लिखने दो तो मैं शून्य से mgl साइन थीटा साइन ऑफ ओमेगा टी जो बराबर है माइनस आई ओमेगा पी ओमेगा साइन थीटा साइन ओमेगा टी माइनस आई शून्य माइनस आई ओमेगा पी ओमेगा साइन थीटा साइन ऑफ ओमेगा टी। अब अब मैं कैंसल कर सकता हूं साइन ओमेगा टी अब दोनों ओर से मैं कैंसल करता हूं साइन थीटा दोनों ओर से और ये माइनस साइन चला जाता है
और इसलिए मेरे पास यह बचा है m g l, जो बराबर है आई ओमेगा पी ओमेगा प्लस आई शून्य माइनस आई ओमेगा पी ओमेगा। अब इस पहिए में लंबवत अक्ष प्रमेय के द्वारा है, चाहे उसका पहिया या डिस्क में आई शून्य है आई के बराबर, और इसलिए आई शून्य माइनस आई भी है आई, तो हमारे पास एम जी एल है आई के लिए बराबर है, जहां आई है जड़त्व, अघूर्ण व्यास ओमेगा पी ओमेगा टाइम्स 2 है, और यह तुरंत आपको देता है कि अलगाव वेलोसिटी ओमेगा पी एम जी एल के बराबर है, वो ओमेगा से अधिक। यदि मैं इसे केवल रिम पर द्रव्यमान वाला एक पहिया मान लेता हूं तो आई एम आर स्क्वायर बाय 2 होगा। अगर यहां आई होता तो यह मुझे एम जी एल ओवर 2 ओमेगा टाइम्स एम आर स्क्वायर बाय 2 देता। यह 2 कैंसिल होता है, एम कैंसिल होता है, और मुझे मिलता है ओमेगा पी, जो बराबर है जी एल ओवर ओमेगा आर स्क्वायर के। और यह जवाब है कि हमें पहले भी मिल गया था। तो फिर आप इस समस्या को करते समय देखते हैं, हमने जो किया था वह यह देखने के लिए था कि सिद्धांत अक्ष कैसे घुमा रहा है, और इसलिए उनके साथ ओमेगा घटक पर समय निर्भरता थी। टाउ 3 पर विचार करके समान उत्तर प्राप्त करने के लिए मैं आप पर छोड़ देता हूं, और टाउ 3 के बराबर आई 3 ओमेगा 3 डॉट है, इसलिए मुझे बस यह लिखने दें। आप पर छोड़ता हूं लिखने के लिए टाउ 3, जो आई 3 ओमेगा 3 डॉट प्लस ओमेगा 1 ओमेगा 2 आई 2 माइनस आई 1 है, और एक ही उत्तर मिलेगा। यह रिजिड बॉडी पर की अपनी चर्चा अंतिम रूप से पूर्ण करता है, जिसमें यूलर इक्वेशन का उपयोग करते हुए रिजिड बॉडी गतिकी का समाधान होता है।